ज़रा वहाँ पे किसी की ड्यूटी लगा देना, कोई खुराक पा जाएगा, है ना। हाँ भाई, शुरू किया जाए। आप लोग तैयार हैं? काफी नया तजुर्बा होगा, कैमरे को देखते हुए गौर करना। आपके बारे में बहुत सारी चीजें लिखी जाती हैं। अफवाहें। आप हैं अफवाह। गूगल पर जो अधिकांश बातें हैं वो गलत है। जैसे डेट ऑफ बर्थ को लेके गलत है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 1973 है, लेकिन किसी ने 1976 बता दिया। अब 6 बता दिया तो फिर लोग कहते हैं कि 1996 में हो कैसे गया, तो 20 साल के थे, एग्जाम कैसे देंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय आने का अकेला पर्पस था कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना था। मेरे पिताजी की भी इच्छा यही थी। विकास नेता बनेगा। हाँ, मतलब नेता भी छोटा मोटा नहीं, मतलब उम्मीद तो उनकी बड़ी थी। मुख्यमंत्री बनेगा और बड़ी थी। हमें कुछ आइडिया नहीं था कि ओबीसी क्या होता है, एससी क्या होता है, एसटी क्या होता है। बस ये देखा कि हमारे ग्रुप के अधिकांश लोग विरोधी आंदोलन में हैं, तो हमें होना चाहिए। 16.5 की उम्र में और क्या चाहिए इंसान को कि दिल्ली आए और सड़कों पे कर्फ्यू है, आप बसों के पीछे लटक रहे हैं, शीशे तोड़ पा रहे हैं, आप बसों के पीछे लटक रहे हैं, शीशे तोड़ पा रहे हैं। तो ये सब तो मैंने नहीं किया, लेकिन हाँ, मैं उस आंदोलन में काफी एक्टिव रहा। ये आस्किंग फॉर अ फ्रेंड वाला हो गया। फर्स्ट ईयर खत्म होने से पहले ही घर में कुछ समस्या आ गई। कोई ऐसा संकट आया कि उसके बाद जो समृद्ध परिवार था वो सड़क पे आ गया एकदम। तो मैंने फर्स्ट ईयर का एग्जाम किसी तरह से दिया, और क्राइसिस परिवार के जिंदा रहने पे भी उस समय था। कुछ ऐसे संकट थे। मुझे निर्देश मिला कि इलेक्शन नहीं लड़ना है, तो मैंने फिर इलेक्शन नहीं लड़ा। निर्देश विद्यार्थी परिषद की तरफ से? मतलब कुछ ऐसे लोग जो वहां से भी कनेक्टेड थे और कॉलेज से भी थे, सीनियर से, उन्होंने बताया कि रिस्क है लाइफ का। और ये सही भी साबित हुआ, क्योंकि जिस व्यक्ति को इलेक्शन लड़वाया गया उसके बाद में चाकुओं से काफी मारा गया, हालांकि वो जिंदा है। और 3-4 दोस्त मेरे उस समय के, जिनमें से 3 की मृत्यु हो चुकी है, जो इलेक्शन जीते थे उस समय। मैं 10-15 साल ऐसे दौर में रहा, स्ट्रगल सी जिंदगी में, लेकिन कभी रोया नहीं। और मैंने मान लिया था कि मैं पत्थर किस्म का इंसान हूँ। मतलब मैं सबसे ठीक से बात करता हूँ, बिहेव भी ठीक से करता हूँ, हेल्प भी करता हूँ। पर मुझे लगता था कि इमोशंस की इंटेंसिटी वैसी मेरे अंदर नहीं है जैसी किसी सामान्य व्यक्ति में होनी चाहिए। शायद फिलोसफी पढ़ के ऐसा हुआ होगा। लेकिन 3-4 साल पहले जब मेरी माँ की मृत्यु हुई, तो मेरा वो जो भ्रम था टूट गया। बुरी तरह से टूट गया। मैं 7-8 दिन तक बोल ही नहीं पाया उसके बाद। ये इंटरव्यू मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा रहने वाला है। मैं थोड़ा संकोची किस्म का आदमी, मैं पहली बार जिंदगी में पर्सनल लाइफ पे बात कर रहा हूँ इस तरह से। वी आर ग्रेटफुल सर। पहले 2-3 चैनल्स की तरफ से मुझे निवेदन आया था, पर मैं संकोच में, मैंने ये कहा कि देखो, मैं ना जो प्राइवेट है, पर्सनल है, बताना नहीं चाहता हूँ। बाकी में आपको रुचि नहीं होगी तो फिर कुछ मतलब है नहीं उसका। आपसे संबंध इतना अच्छा है कि मेरी इच्छा थी कि पहली बार कहीं बताऊं तो यहीं बताऊं, इसलिए थैंक यू। सौरभ और मैं पुराने परिचित हैं, लेकिन ऐसे नहीं जैसे कल शायद किसी ने बोला कि अब कॉलेज लाइफ में आप दोनों कैसे थे बताइए। तो हम कभी कॉलेज फ्रेंड्स नहीं रहे। गलती ये हुई कि जब मेडिकल हुआ, मुझे किसी ने बता दिया कि घुटने मिलेंगे तो ही पास हो गए। तो मैं बहुत जोर से मिलाने में लगा रहा, तो मुझे मतलब टच होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ताकत लगा के एकदम कोई। मतलब मुझे लगा कि फेल ना हो, जो मैंने और जोर से भिड़ा दिए घुटने। उन्होंने 1-2 बार पूछा भी कितना टच होता है, मैंने कहा मतलब मैं तो कॉन्फिडेंस से बोल रहा था, मैं तो और कॉन्फिडेंस में था कि देखो एकदम टच हो रहा है। और 2003 में जब लास्ट अटेम्प्ट आया, तो मैंने अपने दोस्तों से जो IAS IPS से उनसे पूछा, मैंने कहा ईमानदारी से बताना मैं यहाँ सफल हूँ। और जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो मुझे स्पिरिचुअल फीलिंग होती है, उससे अच्छा समय कोई नहीं होता मेरे लिए जीवन में। सच में IAS IPS में कुछ ऐसा दम हो कि ट्राई करना चाहिए तो बताओ, वरना मैं यहाँ खुश हूँ। मेंस मैंने बेंगलोर से दिया उस साल, और बेंगलोर से भी इस तरह से दिया कि यहाँ किसी को पता ना चले कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ। तो मैं क्या करता था, जैसे आज एग्जाम है, रात की फ्लाइट से जाता था, एग्जाम दोनों दिए, 5 बजे खत्म हुआ, 6:30 की फ्लाइट से 9:30 बजे दिल्ली, क्योंकि सब वो पर्चा भी चेक कराने आएंगे। और दिल्ली की सड़कों पर घूमता था जानबूझ के कि देखिए मैं यही हूँ। मुखर्जी नगर में घूमता रहता था ताकि सबको आइडिया रहे कि तो यही है, कहीं दिखा भी नहीं। स्काई डाइविंग मैंने वहां पर किया अमेरिका में, बहुत शौक था मुझे करने का। तभी नई फिल्म आई थी उन दिनों जिसमें वो 3 लोग कूदे थे। हाँ, तो वो देखी थी, तो मुझे लगा हम 3 लोग कूदे। एक वो जरूर बताइए जिस कव्वाली से आपके दिन की शुरुआत होती है। ये किसने बताया आपको? ये भी रिसर्च कहीं की।
सोशियोलॉजी में कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि दुनिया उतनी सरल, एक आयामी, एक तरफा नहीं है जितना हम सोचते हैं। मेरा राष्ट्रवाद अंतरराष्ट्रवाद के विरोध में एकदम नहीं है। पाकिस्तान बर्बाद हो जाए मैं कभी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं भारत भी आबाद रहे, पाकिस्तान भी आबाद रहे, चीन भी आबाद रहे। सिर्फ इस संयोग से कि एक व्यक्ति वहां पैदा हो गया इसलिए उसको मर जाना चाहिए, ऐसा राष्ट्रवाद मेरा नहीं है। तैयारी आप आईएएस की करें या क्रिकेट की करें या फिल्मों की करें, उस तैयारी से पहले ये तैयारी कर लेनी चाहिए कि अगर ना हो तो क्या होगा। और मैं क्लास में ना अक्सर एक शेर बच्चों को बोलता हूँ तैयारी शुरू करने से पहले कि सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। इतनी गारंटी है कि एक बेहतर इंसान बन जाओगे और जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा कर लोगे अगर मेहनत की तो क्यों डरें, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। मैं तो इसी अप्रोच पे चलता हूँ कहीं भी। और मैं चाहता भी नहीं कि कोई यूपीएससी को इस भाव से तैयारी करे कि नहीं होगा तो मर जाऊंगा। इससे बढ़िया मत करो तैयारी भाई। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। ये गेस्ट इन द न्यूज रूम का नया एपिसोड है और हमको आ रहे हैं याद बच्चन अमिताभ। काहे से उनकी एक पिक्चर थी जिसका नाम था डॉन। उसमें होता है एक गाना, क्या था जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। आप में से कई लोगों ने हमें ये आदेश दिया था। घिसी हुई लाइन है अगली, लेकिन मौजूद है। और आपका आदेश हमारे लिए अध्यादेश होता है, उस पर बहस की जरूरत नहीं होती है। गेस्ट इन द न्यूज रूम में आज के हमारे मेहमान हैं हमारे गुरुजी, आप लोगों के भी गुरुजी, ज्यादातर लोगों के, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। देखिए सर, हमने तो जब पहली बार आपका नाम सुना तो हम तो पत्रकारिता शुरू कर चुके थे, जेएनयू में पढ़ते थे, तो हमारे साथ के लोग और सीनियर बड़ा ऐसे भोकाल काटते थे आपके। तो हम तो तब से सुन रहे हैं 2005-06 से। पर फिर हमने जब बाद में भी रिसर्च टीम के सब देखा तो हमको लगा कि आप बड़ी बाली उम्र में मास्टर बन गए हैं। कितने साल के थे जब आपने पढ़ाना शुरू कर दिया? सिविल सर्विसेज के लिए मैंने पढ़ाया पहली बार लगभग 24 की उम्र में। आप 24 साल के थे? हाँ। और आप पढ़ा रहे थे सिविल सर्विस? 24 and half ऑलमोस्ट। तो कैसे हुई इस सिलसिले की शुरुआत? शुरुआत इसलिए हुई थी कि फाइनेंशियल क्राइसिस था और उधारें बहुत थी सिर पे, उनको चुकाना था। सिलेक्शन मेरा हो चुका था उस समय तक पहले अटेम्प्ट में, लेकिन ज्वाइनिंग में भी समय था। तो इच्छा थी कि ज्वाइनिंग से पहले उधारें चुका दूं। तो उस समय मेरा एक स्टूडेंट था जो अब काफ़ी बड़ा लेखक बन गया। उसकी जिद थी कि मुझे हिंदी साहित्य पढ़ना है और आपसे ही पढ़ना है। तो उसकी जिद पर ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर उसने छोटे छोटे पोस्टर बनाए, लगाए, तो 12 बच्चे इकट्ठे हुए। तो उन 12 किस बरस की बात है? ये 1998 की बात है। 1998 की। 1998 के सेकेंड हाफ की बात है। तो तब पहली बार पढ़ा है, उसके बाद फिर तो सिलसिला चल ही पड़ा। अच्छा, ये आपने दो बातें कही, आपके बारे में बहुत सारी चीजें लिखी जाती हैं। अफवाह आप हैं अफवाह आप नहीं, कहीं सही भी होंगी बहुत सारी चीजों में। कहा गया कि आपके जो माता पिता हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी साहित्य के अध्यापक हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से पता है कि सत्य नहीं, पर मैं जानना चाहता हूं आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। मेरे पिताजी हरियाणा राज्य में एक विश्वविद्यालय है, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, उससे एफिलिएटेड कॉलेजेस में हिंदी के अध्यापक रहे हैं। उस समय वहाँ लेक्चरर, रीडर इस तरह से हुआ करता था, जो आजकल असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर होता है। मेरी माँ स्कूल की टीचर थी, पीजीटी रैंक पे, जो स्कूल लेक्चरर, जिसको इंटर कॉलेज के लेक्चरर आप लोग बोलते हैं शायद उत्तर प्रदेश में, तो वो हरियाणा में एक शहर है भिवानी, वहीं वो एक स्कूल में पढ़ाती थी। मैं उसी स्कूल में पढ़ा हूँ। तो हम 3 भाई हैं, तीनों वहीं पढ़ते थे, माँ वहीं पढ़ाती थी, हिंदी ही पढ़ाती थी। अच्छा, तो ये बात सही है कि मेरे पेरेंट्स हिंदी साहित्य से हैं, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय से उनमें से कोई भी नहीं है, वहाँ से मैं हूँ। तो भिवानी में स्कूलिंग हुई, फिर उसके बाद? मैं 12वीं क्लास जब खत्म हुई तो फिर दिल्ली आ गया था। और दिल्ली विश्वविद्यालय आने का अकेला पर्पस था कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना था। मेरे पिताजी की भी इच्छा यही थी। विकास नेता बनेगा? हाँ, मतलब नेता भी छोटा मोटा नहीं, मतलब उम्मीद तो उनकी बड़ी थी। मुख्यमंत्री बनेगा? और बड़ी थी। उनके मन में ऐसा था। और मैं स्टूडेंट लाइफ में स्कूल में ही पॉलिटिक्स में एक्टिव था काफ़ी।
मैं जिस स्कूल में था वहाँ एक संसद हुआ करती थी, तो संसद में हर बार जीतता था, कई बार जीता हूँ इलेक्शंस। ऐसे वोटिंग वोटिंग होती थी बकायदा? पूरी वोटिंग, प्रॉपर वोटिंग होती थी। उसमें 4 हाउसेस थे, उसमें हर एक हाउस से करीब 30-35 लोग होते थे जो चुने जाते थे। फिर उन 150 के करीब लोगों की एक समर्थ बाल संसद हुआ करती थी। विद्या भारती का स्कूल था, आरएसएस की बैकग्राउंड से, आप भी तो ऐसे स्कूल से पढ़े ही हैं जी। तो समर्थ बाल संसद नाम से एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिखाने का मंच था। तो चारों हाउसेस से करीब 30-40 लोग उसमें हुआ करते थे, 150 लोग कुल होते थे। फिर उसमें इलेक्शंस होते थे जिसमें 150 लोग वोट डालते थे। तो उसमें मैं हर बार जीता हूँ। 12वीं क्लास में जब था तब मैं उसका प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबल था, क्योंकि 12वीं क्लास के बच्चे इलेक्शन लड़ सकते थे। उस साल कुछ वजहों से इलेक्शन कैंसिल हो गया था, वो वजहें बताना ठीक नहीं होगा, लेकिन कैंसिल हो गया था, तो वो इलेक्शन हो नहीं पाया। पर उससे पहले मैं हर साल इलेक्शन जीता था वहाँ पर। तो मेरा एक्सपीरियंस था पॉलिटिक्स का। तो वहाँ वो वाले वाउचर बांटते थे आप लोग जो डीयूम बंटते हैं, डीजे नाइट? उतने तो नहीं, लेकिन वो... हाँ, पहली बार मैंने बांटे थे वहाँ पर। मतलब बहुत छोटे, सिर्फ इतना कि समर्थ बाल संसद को समर्थ बनाए, मुझे जिताएं, इस तरह के छोटे। नहीं, ये तो प्रचार वाले हो गए। जो डीयू में होता है कि वो डांस पार्टी, रेन पार्ट है, क्या होता है? सोशल्स होते हैं। एक बॉयज हॉस्टल डीयू का, जैसे फॉर हिंदू का बॉयज हॉस्टल होगा, और आईपी कॉलेज का गर्ल्स हॉस्टल के बीच में सोशल होता है, जैसे मोहब्बतें में दिखाया गया था। अच्छा, अगर हमें वोट दोगे तो हम ये करवाएंगे? नहीं, वोट मांगने के लिए क्या क्या करते हैं? वोट पाने के लिए वाटर पार्क लेके जाते हैं, बाहर ट्रिप कराते हैं, क्योंकि मेरे जब कॉलेज में हुआ था। हाँ, पंजाब में क्या होता है? गोवा ट्रिप। तो आप भिवानी में 11वीं कक्षा में क्या प्रॉमिस कर रहे थे अपने वोटर्स को? वहाँ ये सब ना तो होता था ना हो सकता था, क्योंकि अब जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसका भी तो माहौल होता है ना जी। तो वहाँ सिर्फ ये था कि एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बेसिक ट्रेनिंग देने की कोशिश थी। हाँ। तो उसमें स्पीच होती थी, इलेक्शन स्पीच होती थी, उसमें आप अपना जो एजेंडा है वो रखते थे। जैसे मेरा एजेंडा हमेशा स्पोर्ट्स को लेके, डिबेटिंग, इन एक्टिविटीज़ को लेके ज़्यादा रहता था। पढ़ाई में बहुत औसत किस्म का विद्यार्थी रहा हूँ, तो वो मेरा एजेंडा कभी था भी नहीं, बाकी रहता था। तो वो प्रैक्टिस थी ही। और मेरे पिताजी की बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि घर से एक बच्चा पॉलिटिक्स में जाए। मैं सबसे छोटा था, हरकतें भी ऐसी थी। तो अकेला उनका एजेंडा ये था कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में आऊँ, ABVP ज्वाइन करूँ, दूसरे प्रेसिडेंट बनूँ, फिर कुछ और बड़ा करूँ। फिर आपने कौन सा कॉलेज ज्वाइन किया दिल्ली आके? अब वो कह सकते हैं कि मिस्टेक हुई, टर्निंग पॉइंट वही हो गया। तो जब मैं दिल्ली स्टेशन पे उतरा पहली बार, तो स्टेशन से उतरते ही बाहर पता लगा एक कॉलेज यहीं पर है। तो मैं बहुत रैंडम किस्म का जीवन जीता हूँ, मैंने बहुत सोचा नहीं, वहीं एडमिशन ले लिया जाकिर हुसैन कॉलेज में। तो मेरी परसेंटेज ठीक थी, मतलब मैं कैंपस में एडमिशन मिल जाता। एक मेरा दोस्त था, उसका एडमिशन जाकिर हुसैन में ही हुआ था। तो जब मैं दिल्ली पहुंचा, वो दिल्ली में रहता था उस समय, उसके पेरेंट्स भिवानी में थे, तो मेरा उससे कांटेक्ट था। तो जब मैं दिल्ली स्टेशन पहुंचा तो वो मुझे मिला और उसने बताया उसका एडमिशन यहीं पड़ोस में कॉलेज में हो गया है। तो फिर छोटे कस्बे वाले लोग बहुत सोचते नहीं है, वो दोस्ती निभाने में ज़्यादा यकीन रखते हैं। तो फिर दोस्ती निभाई, मैंने एडमिशन वहीं ले लिया। लेकिन वहाँ ABVP से पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने की संभावना खत्म हो जाती है। क्यों? जाकिर हुसैन कॉलेज की पॉलिटिक्स अलग किस्म की है। वहाँ पार्टियाँ नहीं चलती, NSUI, मतलब उस समय तो नहीं चलती थी, आजकल मुझे नहीं पता क्या स्टेटस है। लेकिन वहाँ मैं 3 साल में काफ़ी पॉपुलर हो गया था। फर्स्ट ईयर जब मैं आया, 1990 की बात है, तो मंडल कमीशन उसी समय आ गया। समझ तो थी नहीं उस समय, तो हम भी आंदोलन में उतर गए बिना समझे। आरक्षण विरोधी आंदोलन? जी। सब उतरे थे तो हम भी उतर गए थे। हमें कुछ आइडिया नहीं था कि OBC क्या होता है, SC क्या होता है, ST क्या होता है, कभी सुना ही नहीं था, समझा ही नहीं था। बस ये देखा कि हमारे ग्रुप के अधिकांश लोग विरोधी आंदोलन में हैं, तो हमें होना चाहिए। और 16.5 की उम्र में और क्या चाहिए इंसान को कि दिल्ली आए और सड़कों पे कर्फ्यू है, आप बसों के पीछे लटक रहे हैं, शीशे तोड़ पा रहे हैं, टायर में आग लग रही है। वो माहौल देख के बड़ा रोमांच होता था। तो ये सब तो मैंने नहीं किया, लेकिन हाँ, मैं उस आंदोलन में काफ़ी एक्टिव रहा। ये आस्किंग फॉर अ फ्रेंड वाला हो गया। हाँ, ये सब नहीं किया, लेकिन मतलब बाकी पुलिस की पिटाई विटाई वो सब झेला, ठीक से झेला। अच्छा, पुलिस ने मार धरी आपकी? हाँ, वो सब हुआ। वो तो 2-3 बार हुआ कॉलेज लाइफ में, एक बार एकदम थम लिखने वालों को एक वो मिल गया कि विकास दिव्यकीर्ति को पुलिस ने क्यों पीटा।
तो एक बार पर पुलिस हमने सुना है इस तरह के आंदोलनों में जब पकड़ती है थोड़ा हाँ, रहम तो रखती है। एक नारा हम लगाते भी थे, अंदर की ये बात है, पुलिस हमारे साथ है। तो जब पुलिस आसपास दिखती थी, हम सबका एक ही नारा होता था, ताकि पुलिस मारे नहीं हमें। पुलिस मारती भी नहीं थी, लेकिन जब चीजें आगे बढ़ गई, जब एक आत्मदाह हुआ, फिर कई आत्मदाह राजीव से होने गोस्वामी लगे, राजीव गोस्वामी का हुआ, फिर राजीव गोस्वामी को बचाने के लिए पूरा देश, पूरी सरकार घुटनों पर आ गई थी। उस समय एम्स में वो थे। उसी समय मैंने फैसला किया कि मैं बीकॉम ऑनर्स छोड़ दूं, क्योंकि उसमें पढ़ना पड़ता था ज्यादा। आप बीकॉम में थे? हाँ, मैं बीकॉम ऑनर्स में था। मैंने +2 कॉमर्स अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स से की है। अच्छा जी। अब बीकॉम ऑनर्स में दिक्कत थी कि पढ़ना ज्यादा पड़ता था, और मेरी वो फितरत थी नहीं उस समय। और फिर मेरे आसपास सब लोग बोल रहे थे कि आईएएस की तैयारी करेंगे, तो मुझे लगा ठीक है, मैं भी कर लूंगा आईएएस की तैयारी। आईएएस क्या होता है मुझे बहुत आइडिया नहीं था उस समय तक। तो सबने कहा कि आईएएस के लिए हिस्ट्री अच्छा रहता है, तो मैंने फिर चेंज करवाया अपना बीकॉम ऑनर्स से हिस्ट्री ऑनर्स। ये उसी समय की बात है जब राजीव गोस्वामी एम्स में इलाज चल रहा था, उसी समय की बात है। तो उस समय हालत ये थी कि पीतमपुरा में रहता था, एक हॉस्टल था हमारा छोटा सा, और जो एचओडी थे उनसे साइन करवाना था चेंज करने के लिए, वो साकेत में रहते थे। मंडल कमीशन था, कर्फ्यू था, तो मैं पीतमपुरा से साकेत पैदल गया था एक बार, करीब 25 किलोमीटर उस दिन। पैदल का मतलब 90% पैदल, बीच में कोई स्कूटर वाला मिल गया तो लिफ्ट मिल गई थोड़ी सी, ऐसे करते करते, और फिर साइन करवा के फिर वापस आए। फिर सब्जेक्ट चेंज हुआ। पढ़ा मैंने हिस्ट्री भी नहीं, लेकिन हाँ, हिस्ट्री में ये था कि पढ़ाई कम करनी पड़ती थी, काम चल जाता था। तो 3rd ईयर में जब मैं आया तो मैं कॉलेज में इलेक्शन लड़ने की स्थिति में था प्रेसिडेंट का। मतलब पॉपुलैरिटी मेरी इतनी थी कि मैं जीत जाता उस साल। क्या वजह थी पॉपुलैरिटी की? मैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में काफ़ी एक्टिव रहा हूँ कॉलेज में भी, डिबेटिंग सर्कल्स में, पोइट्री में, मंचों पे, हर चीज़ में। फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना हो, हर चीज़ में रहता था। क्लास को छोड़ के, क्लास के बाहर हमेशा एक्टिव रहता था। दोस्त बहुत बन जाते थे मेरे। और वहाँ हिंदू वर्सेस मुस्लिम थोड़ा सा भाव रहता है पॉलिटिक्स में। मेरी छवि ये थी कि मैं एबीवीपी से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन कुछ कुछ छवि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की पॉलिटिक्स में थी, केंद्र में उदार उदार दक्षिणपंथी वाली थी। तो मुस्लिम दोस्त भी लगभग कंफर्टेबल थे, आज भी अच्छे दोस्त हैं। लेकिन फिर उस समय कुछ ऐसा हुआ कि मुझे निर्देश मिला कि इलेक्शन नहीं लड़ना है, तो मैंने फिर इलेक्शन नहीं लड़ा। निर्देश विद्यार्थी परिषद की तरफ से? मतलब कुछ ऐसे लोग जो वहाँ से भी कनेक्टेड थे और कॉलेज से भी थे, सीनियर से, उन्होंने बताया कि रिस्क है लाइफ का। और ये सही भी साबित हुआ, क्योंकि जिस व्यक्ति को इलेक्शन लड़वाया गया उसके बाद में चाकुओं से काफ़ी मारा गया, हालांकि वो जिंदा है। और 3-4 दोस्त मेरे उस समय के, जिनमें से 3 की मृत्यु हो चुकी है, जो इलेक्शन जीते थे उस समय। इसी तरह की घटनाओं में कहना मुश्किल है। सामान्य मृत्यु तो नहीं 3 की हुई। मृत्यु हुई, सामान्य किसी की भी नहीं हुई। लेकिन ये सीधे कहना कि इलेक्शन की वजह से मरे मुश्किल है, क्योंकि इलेक्शन के काफ़ी दिन के बाद मरे। 2 की हत्या हुई सरेआम, एक की डीटीसी की बस में चाकू मार के, फिर वो नीचे टायर के नीचे आ गया था। एक को दिन में 12 बजे गोली मार दी गई थी भजनपुरा में। बड़ा अच्छा डिबेटर था वो लड़का। और जुर्म उनका ये था कि वो जाकिर हुसैन से अध्यक्ष ही जीते थे। उनमें से हाँ, वो दोनों जीते थे, मुझसे अगले साल भी जीते थे। दोस्त थे मेरे दोनों, काफ़ी अच्छे दोस्त थे। एक और था जो जिस साल जो जीता था लड़का, हमारा नियम था कि जो इलेक्शन जीतेगा वो प्रेसिडेंट, जो हारेगा नंबर 1 पे वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा। तो जिसको हमने इलेक्शन लड़वाया अपने दोस्त को, वाइस प्रेसिडेंट बना, हार गया था इलेक्शन, तो उसको खूब चाकू लगे थे इलेक्शन के एकदम बाद। जो जीता था उसकी कुछ साल के बाद मृत्यु हुई अपोलो हॉस्पिटल में। मुझे नहीं पता कैसे हुई, लेकिन कुछ दोस्त कहते हैं कि शायद कोई फैक्टर था ऐसा, मुझे नहीं पता। तो वो उस समय की पॉलिटिक्स में ऐसी चीजें ज्यादा थी। अब तो शायद बहुत साफ सुथरा है, अब तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है वो। थोड़ा मैं विषयांतर करूंगा। आप दर्शन पढ़ाते हैं? जी, मतलब मैं दर्शन आजकल नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने लगभग पढ़ाया है, 7-8 साल पढ़ाया है। दर्शन पढ़ने और पढ़ाने वाला व्यक्ति अपने दुख को कैसे प्रोसेस करता है? व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, तो आई एम श्योर आपके बोलते बोलते आपके दिमाग में वो इमेज भी फ्लैश हुआ होगा। मतलब दर्शन पढ़ने से सिर्फ इतना है कि दुख की इंटेंसिटी झेलने की क्षमता तो आई जाती है। अब थोड़ा सा खुद को न्यूट्रल कर पाते हैं, थोड़ा सा जो इलियट की भाषा में मैं और वह का जो अंतर है वो थोड़ा सा बन जाता है। तो थोड़ा साक्षी भाव से देखने की क्षमता दर्शन देता है।
अपने दोस्त का दुख ही नहीं अपना दुख भी हो तो थोड़ा सा डिस्टेंस से देख पाते हैं, लेकिन वो डिस्टेंस कुछ क्षणों में तो खत्म हो ही जाता है, कितना भी डिस्टेंस हो। जैसे मैं दर्शन पढ़ने के बाद ये मानता था कि जैसे मैं रोता नहीं हूं आमतौर पर कभी भी, जबकि मेरा मानना है कि रोना बहुत ज़रूरी चीज़ है, हर पुरुष को विशेष रूप से रोना चाहिए। मतलब महिलाओं को इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो रो लेती हैं स्वाभाविक रूप से, जो कि अच्छी बात है। पुरुष रोते नहीं हैं इससे ज़्यादा जरूर महत्वपूर्ण है कि पुरुष रो नहीं पाते हैं, सामाजिक दबाव ज़्यादा रहता है उनके ऊपर। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, नैन्सी कोडोरो सिगमंड फ्रॉइड की स्टूडेंट का एक थीसिस है पूरा इस पर, द मेल इन एक्सप्रेसिवनेस, उसमें बड़ा अच्छा लिखा है उन्होंने। तो मैं 10-15 साल ऐसे दौर में रहा, स्ट्रगल सी जिंदगी में, लेकिन कभी रोया नहीं। और मैंने मान लिया था कि मैं पत्थर किस्म का इंसान हूँ, मतलब मैं सबसे ठीक से बात करता हूँ, बिहेव भी ठीक से करता हूँ, हेल्प भी करता हूँ, पर मुझे लगता था कि इमोशंस की इंटेंसिटी वैसी मेरे अंदर नहीं है जैसी किसी सामान्य व्यक्ति में होनी चाहिए। शायद फिलोसफी पढ़ के ऐसा हुआ होगा। लेकिन 3-4 साल पहले जब मेरी माँ की मृत्यु हुई तो मेरा वो जो भ्रम था टूट गया बुरी तरह से टूट गया। मैं 7-8 दिन तक बोल ही नहीं पाया उसके बाद। और संयोग से हमारे यहाँ जो हम जिस परंपरा से हैं, हम लोग मूलतः पंजाब से हैं। हरियाणा तो पंजाब से अलग हुआ 66 में, लेकिन मूल रूप से पंजाब से हैं। और आर्य समाज से मेरे पेरेंट्स बिलोंग करते हैं और वो आरएसएस से ही बिलोंग करते हैं। तो हमारे यहाँ परंपरा ये कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो एक परंपरा हमारे ये कि जब मृत्यु के बाद चौथा दिन होता है उस दिन एक श्रद्धांजलि सभा होती है। तो जब माँ की मृत्यु हुई 2018 में नवंबर में, 12 नवंबर को, तो चौथे दिन, मृत्यु के दिन पहला मानते हैं, तो 15 नवंबर को वो सभा हुई। तो मेरे पिताजी की इच्छा थी कि उसका संचालन मैं करूं मंच का। अब उसमें 1000 लोग लगभग आए हुए थे। ये भिवानी में? दिल्ली की बात है, दिल्ली की बात है। क्योंकि मुझे मंच का अनुभव है तो मुझे लगा कि ठीक है मैं कर लूंगा, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जब वो शुरू हुआ तो मुझे काफ़ी समय लगा पहला शब्द बोलने में, और फिर मैं बोल नहीं पाया, और काफ़ी देर के बाद बोल पाया, फिर सहज हुआ। तो दर्शन है, लेकिन दर्शन कितना भी पढ़ लो उसके बाद ऐसा थोड़ा कि आप इमोशंस मर जाएंगे। ये ज़रूर है कि उनको न्यूट्रलाइज करने की क्षमता बढ़ जाती है। नॉर्मली जिन चीज़ों से कोई व्यक्ति बहुत उछलेगा या ज़मीन पे गिर के रोने लगेगा, शायद मेरा रिस्पॉन्स उसकी तुलना में 10% ही होगा, पर किसी इंटेंस मूवमेंट में तो चीज़ें बदल जाती हैं। पर वो मेरी माँ की मृत्यु के बाद ऐसा मोमेंट कभी नहीं आया फिर से। वापस जाते हैं, मैं तो विषयांतर में आ गया था। तो आप पॉपुलर थे, लेकिन आपके शुभचिंतकों को समझ में आया कि जान है तो जहान है। आप चुनाव नहीं लड़े, ग्रेजुएशन पूरा हो गया, फिर? ये इंटरव्यू मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा रहने वाला है। ये इंटरव्यू आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ और जिन बातों को आप कहते हैं और उनको लोग बहुत मानते हैं, दर्शन से जुड़ी बातें, विवाह से जुड़ी, प्रेम से जुड़ी, फेमिनिज्म से जुड़ी बातें, उन पर हम आएंगे धीमे धीमे। लेकिन हमारा मकसद ये है डॉक्टर साहब कि बहुत सारे लोग पहली मर्तबा देख रहे होंगे, तो उनको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाए। और हमें ऐसा लगता है, वी माइट बी रॉन्ग, कि हमारे कुलजमा जो विचार होते हैं वो हमारे इर्द गिर्द के जो हालात हैं, हम जिन चीज़ों से होके गुजरे हैं, उनसे उसकी सबसे बड़ी निर्मित होती है। बाकी जो हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वो तो है ही। तो एक बेसिक थोड़ा सा आउटलाइन हो जाए इसलिए। इसमें एक थोड़ा सा और पेश भी है कि जब मैं 1990 में दिल्ली आया तो मैं एक समृद्ध मध्यम वर्गीय परिवार से आया था। समृद्ध का मतलब ये कि हमारी पूरी गली में 2 घरों में टीवी था, उनमें से एक घर हमारा भी था। तो उस समय समृद्ध का मतलब था कि टीवी है घर में, कार तो नहीं होती थी, स्कूटर था घर में, तो इसका मतलब समृद्ध परिवार था हमारा। और मेरे पिताजी ने मेरी हरकतों को देख के ये भी कहा था कि तुम दिल्ली जाओगे तो मैं तुम्हें बाइक दिलवा दूंगा। मैं मतलब ड्राइविंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, मैं खूब ड्राइव करता हूँ अभी भी। हाँ, बहुत ड्राइव करता हूँ मैं। मतलब मैं दिल्ली से मुंबई बिना रुके चला चुका हूँ, दिल्ली से पटना बिना रुके चला चुका हूँ, नॉन स्टॉप। हाँ, 24 घंटे लगातार। मतलब ये मेरा शौक है, बहुत गहरा शौक है। ये बात 3-4 साल पहले की है लास्ट, जब मैं गुजरात से, गोवा से बल्कि एक बार दिल्ली आया था। तो मतलब बिना ब्रेक का मतलब बीच में एक बार चाय के लिए 5 मिनट रुके, उतना बस, वैसे कहीं स्टे नहीं। तो उस समय तो कार का मतलब नहीं था, तब बाइक की ड्राइविंग का शौक था। तो मैं बाइक खूब चलाता था, किसी भी दोस्त की लेके। वो तो हॉस्टल में जब बाइक होती है वो साझा बाइक होती है सभी की, तो सब लोग मिलके चलाते थे।
तो मुझे ये कहा गया था कि तुम दिल्ली जाओगे, इलेक्शन अगर लड़ोगे तो ज़रूरत पड़ेगी बाइक दिलवा देंगे। और मेरा इलेक्शन लड़ने के बराबर टक्कर का ख्वाब था बाइक होना। लगभग दोनों बराबर टक्कर के ख्वाब थे उस समय। और बाइक होने के साथ ये भी कि बाइक पे कोई फिर पीछे बैठेगा भी, बाइक होगी तो अकेले थोड़ा चलाएंगे, बाइक पे तो कोई होगा भी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो मैं बहुत डिस्कस करने से बचूंगा। फर्स्ट ईयर खत्म होने से पहले ही घर में कुछ समस्या आ गई, कोई ऐसा संकट आया कि उसके बाद जो समृद्ध परिवार था वो सड़क पे आ गया एकदम। तो मैंने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम किसी तरह से दिया, सिर्फ इसलिए कि एग्ज़ाम दे दूं। और क्राइसिस परिवार के जिंदा रहने पे भी उस समय था, कुछ ऐसे संकट थे। तो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में मेरे 44.5% मार्क्स हैं, जो मेरे अब तक के सबसे खराब अंक वहीं थे, हिस्ट्री ऑनर्स में, वही हिस्ट्री ऑनर्स। तो उसके बाद फिर मुझे फर्स्ट ईयर खत्म होते ही, मैं 17.5 साल का था, मुझे नौकरी करनी शुरू करनी पड़ी। तो उस उम्र में नौकरी तो मिलना आसान नहीं होता, तो मैं सेल्समैन बना पहले, सबसे पहले कैलकुलेटर बेचता था। कालका जी शायद आपने देखा होगा, वहाँ एक तारा अपार्टमेंट नाम की जगह है, उस तारा अपार्टमेंट में ही एक कंपनी ऑपरेट होती थी कैलकुलेटर्स की। तो मैं उनका सेल्समैन था और घर घर जाके, दुकानों पे जाके उसको बेचना होता था। बिकते थे नहीं मुझसे, बड़ा मुश्किल काम था वो। तो फिर बड़ा उस समय एलियनेशन होने लगा, बहुत ज़्यादा एलियनेशन। मतलब सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है वाला भाव ज़्यादा आता था, पर कोई चारा था नहीं। मैं भी, मेरे बड़े भाई भी, वो भी अमेरिका में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। हम 3 भाई हैं। जो बीच वाले भाई हैं वो उस समय इंजीनियरिंग कर रहे थे चंडीगढ़ से, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से, पैक से। वो भी सीबीआई में डीआईजी रैंक पे हैं, वो भी सिविल सर्वेंट हैं। तो वो क्योंकि पढ़ाई कर रहे थे तो हम दोनों भाइयों ने फिर मोर्चा संभाला, नौकरियां की सेल्समैन की। वो भी सेल्समैन थे, मैं भी सेल्समैन था। तो करीब 1-2 साल तक घर यूं ही चला। मंडल कमीशन की वजह से फर्स्ट ईयर में डिबेट्स डीयू में नहीं हो पाई थी, लेकिन सेकंड ईयर में डिबेट शुरू हो गई। डिबेटिंग में प्रोफेशनल डिबेटर था, स्कूल में भी और कॉलेज में भी। प्रोफेशनल मतलब वो मेरा धंधा पानी कह लीजिए, वही था। क्या कुछ उसमें कैश प्राइज मिलता था क्या? डीयू में कैश प्राइज मिलते थे। स्कूल के लेवल पे तो कैश नहीं मिलता था, कप मिलते थे। तो कप बहुत सारे थे, लेकिन उसमें कुछ होता नहीं था उससे, मतलब सम्मान होता था, लेकिन बाकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती थी। तो डीयू में उस समय डिबेटिंग का मतलब था कि साल भर में 5 अच्छी डिबेट्स में 1000 रुपये का प्राइज होता था, लगभग हाईएस्ट। आजकल तो लाखों में हो गया है। कुछ डिबेट्स पे 700 रुपये, कुछ में 500 रुपये, लेकिन उस समय एक महीने का खर्चा 600 रुपये होता था हॉस्टल का हमारा। अच्छा। तो मैं एक साल में डिबेटिंग में करीब 40-50 डिबेट्स जीत लेता था साल भर में, और करीब 20-25 हज़ार रुपये कमा लेता था साल भर में। ये इकोनॉमी का डिबेटिंग मॉडल है। अब मतलब मेरी मजबूरी भी थी, कोई रास्ता भी नहीं था मेरे पास। लेकिन उसमें क्राइसिस ये था कि सारी डिबेट्स दिसंबर से फरवरी के बीच में होती थी, और खर्चा साल भर करना होता था। तो हॉस्टल हमारा प्राइवेट हॉस्टल ही था, तो उसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, मैं हॉस्टल में भी ठीक ख्याति वाला व्यक्ति था, तो वहाँ मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि मैं सारे पैसे दिसंबर में दूंगा। डिबेट आएंगी, तेरा भाई जाएगा, जीत के आएगा, भुगतान हो जाएगा। तो उधारे चलती थी। दिसंबर से फरवरी तक मैं पहले का बैलेंस भी, कभी कभी अगले 6 महीने का एडवांस भी देता था। तो मैं सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में डिबेटिंग प्लस सेल्समैनशिप। लेकिन जब मैं डिबेटिंग में थोड़ा सफल हुआ तो सेल्समैन की जॉब छोड़ दी मैंने। फिर मैंने और मेरे बड़े भैया ने मिलकर एक कंपनी शुरू की। सबसे पहला स्टार्टअप हमने वहीं किया, एक छोटी सी कंपनी जिसका काम प्रिंटिंग का था। प्रिंटिंग का? विजिटिंग कार्ड्स प्रिंट करना, लेटर हेड्स प्रिंट करना। क्योंकि हमारी फैमिली में एक दूर के रिश्ते के बड़े भैया वो काम करते थे, मैंने उनके पास 2 महीने जाके सीखा काम, अपने हाथ से प्रिंटिंग के सारे मतलब गुर सीखे। कैसे स्क्रीन प्रिंटिंग एक खास विधा है, पता नहीं आप जानते हैं नहीं। स्क्रीन प्रिंटिंग में हाथ से प्रिंटिंग होती है सारी की सारी, तो वो उस समय नया चलन था। तो विजिटिंग कार्ड उस समय उससे प्रिंट होते थे। और उस समय उसी के एकदम बाद फोटोग्राफिक प्रिंटिंग पहली बार आई थी। फोटोग्राफ्स वाली मशीन से विजिटिंग कार्ड्स प्रिंट करना, जिसमें कलर्स आते थे पूरे के पूरे, इमेजेस भी आती थी। तो मैंने उन दोनों कामों को कुछ दिन नौकरी करने के बाद, मतलब पहले नौकरी के सेल्समैन की, इसमें कैलकुलेटर्स में, फिर इसमें अपने बड़े भैया के पास नौकरी की, फिर एक इंडिपेंडेंट कंपनी में प्रिंटिंग की नौकरी की, फिर अपनी कंपनी शुरू की प्रिंटिंग की, हम दोनों भाइयों ने मिलकर।
और हम लोग मतलब सफल उद्यम कर पाए, काफ़ी सफल उद्यम कर पाए। ये ग्रेजुएशन के साथ साथ चल रहा था? ये ग्रेजुएशन के साथ चल रहा था, सेकेंड और थर्ड ईयर में चल रहा था। साथ में डिबेटिंग, तो डिबेट जब होती थी फिर मैं काम छोड़ के डिबेट में जाता था, जीत के वापस आता था, फिर कार्ड प्रिंट करता था, तो ऐसे काम चलता था। वो जो आपके मित्र हैं जो हमें दृष्टि के बहुत सारे वीडियोस में भी दिखते हैं, विजेंद्र जी। हाँ, वो मेरा फर्स्ट ईयर से ही दोस्त है। हम लोग जाकिर हुसैन कॉलेज में साथी थे। वो हिंदी ऑनर्स में, मैं हिस्ट्री ऑनर्स में। पर फर्स्ट ईयर में क्योंकि मंडल का मिशन रहा तो हमारा मिलना नहीं हुआ। सेकेंड ईयर में हम लोग डिबेटिंग पार्टनर्स हुए और हम लोग DU में उस समय मतलब काफ़ी धाक थी। मतलब हम लोगों की टीम कहीं जाए तो जनरली ट्रॉफी मिल जाती थी। 10 में से 9 बार ऐसा होता था। He's being modest. ये 10 में से 9 बार तो होता ही था और एक आध बार नहीं भी होता था, सही बात है। थर्ड ईयर में हम लोग साथ रहने लगे। नई दिल्ली स्टेशन के सामने थॉमसन रोड एक जगह है, वहाँ मेरे एक दोस्त के पिताजी ACP थे उस समय, उनको घर मिला हुआ था तो उन्होंने हमें रहने की जगह दे दी वहाँ पर एक कमरे में। तो विजेंद्र में वहाँ साथ में रहे और वहीं रह के ग्रेजुएशन की फाइनल तैयारी की हमने। फाइनल फिर UPSC? वो उसके बाद की बात है। जब थर्ड ईयर में ये सब हो गया तब तक हमारे घर की स्थितियाँ थोड़ी सेटल हो गई थी। हम भिवानी छोड़ चुके थे, तब फरीदाबाद में सेटल हुए थे। कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स वगैरह थे जिसमें चीज़ें खराब हुई थी। पिताजी की नौकरी भी लगभग छूट गई थी उस समय, हालांकि बाद में उनको मिल गई शायद कोर्ट के इंटरवेंशन से। माँ की नौकरी छूट गई थी तो हम 2 भाइयों पे दारोमदार था पूरे परिवार का उस समय। थर्ड ईयर खत्म होते होते पेरेंट्स फिर सेटल हो गए थे। माँ को नई नौकरी मिल गई थी, पिताजी की नौकरी रीइंस्टेट हो गए थे वो नौकरी में। तो उन्होंने ये कहा कि अब तुम अपना सपना पूरा करो, पॉलिटिक्स या जो भी। तब तक सिविल सर्विसेज भी दिमाग में आने लगा था क्योंकि मैं जिस हॉस्टल में था वो संकल्प एक समूह है, आप जानते होंगे, संघ का प्रकल्प। हाँ, RSS का प्रकल्प था। मैं उसी में था, संकल्प हॉस्टल में। क्योंकि मैं उसी बैकग्राउंड से हूँ तो मैं स्वाभाविक रूप से उसी हॉस्टल में गया। उसको जो चलाते हैं वो मेरे लोकल गार्जियन हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, आज भी पिता तुल्य हैं। तो फिर मैं दिल्ली वापस आया। इस बीच में 2 साल में फरीदाबाद से रोज़ दिल्ली अप डाउन कर रहा था, जो लोकल ट्रेन्स होती हैं उससे आता था। दिल्ली में काम करके रात को घर चला जाता था। ग्रेजुएशन के बाद फिर मैं आया तो विजेंद्र भी, मैं भी, 2 और दोस्त थे हमारे उस समय। हम चारों ने पांडव नगर, एक जगह आप शायद जानते हो, मयूर विहार के पास ही है जी, वहाँ एक फ्लैट लिया। विनोद नगर, पांडव विनोद नगर। हाँ जी, नगर, एग्जैक्टली। हाँ? क्या चीज़? दद्दा वहीं रहते हैं? अच्छा। अच्छा। तो पांडव नगर में एक फ्लैट लिया। वहाँ पहली बार मैंने तैयारी शुरू की और मैंने MA की जब नौबत आई तो हिस्ट्री छोड़ के हिंदी साहित्य लिया। ये आसान नहीं था क्योंकि DU में एक नियम है कि आप MA करेंगे तो BA में पढ़ा होना चाहिए। हाँ जी। और BA तो हिस्ट्री ऑनर्स था। तो MA के एडमिशन के 9 रूल्स थे, उसमें से जो 9वां रूल था, ये 9वां मतलब कह लीजिए एलिजिबिलिटी थी, वो ये थी कि आपने ग्रेजुएशन में 1 पेपर हिंदी का पढ़ा हो। और हिस्ट्री ऑनर्स में 1 पेपर सब्सिडियरी हिंदी का था मेरे पास। उस रूल से एडमिशन हो सकता था, पर हो कैसे, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो मेरा DU में एडमिशन नहीं हो पाया। फिर जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ क्योंकि वहाँ डिमांड कम रहती थी, सप्लाई हो सकती थी। तो मैंने MA प्रीवियस जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज से किया। ये बात 1993 से 94 की है। और मैंने ग्रेजुएशन में तो मैं बहुत ही औसत विद्यार्थी था। कॉलेज में शायद मैं टॉपर था, लेकिन इसलिए कि सब मुझसे भी खराब विद्यार्थी थे। तो 51.5% मेरा ग्रेजुएशन का स्कोर है कुल मिला के। वो भी पहला साल बहुत खराब था, इसलिए बाकी 2 में अच्छा करते करते वहाँ तक पहुँच पाया। MA प्रीवियस वो पहला साल था जब मैं सीरियस हुआ पढ़ने के लिए, जिंदगी में पहली बार सीरियस हुआ पढ़ने के लिए। स्कूल में मैं ठीक था, 7वीं 8वीं क्लास तक मैथ्स में 100 नंबर आते थे मेरे। इंग्लिश में फेल होता था। फेल होते थे? हाँ, 9वीं क्लास तक मैं इंग्लिश में लगभग हर साल फेल हुआ। मतलब एनुअल में पास हो जाता था क्योंकि मेरी माँ स्कूल में टीचर थी। मेरे ख्याल से इसका बेनिफिट मिलता होगा मुझे। मेरा मतलब ऐसा मुझे कभी बताया नहीं गया, पर मुझे मेरा अनुमान है कितना ध्यान तो टीचर से बच्चों का रखा ही जाता होगा। क्योंकि मैं अपने अंग्रेजी में पास हो जाऊं उसमें मेरे कर्म तो नहीं होते थे। क्योंकि मैं, जो बच्चा हर साल के हर एग्जाम में फेल हो रहा है, एनुअल में हर साल पास हो जाता है, या तो स्कूल की अपनी पॉलिसी होगी, जो भी रोकना नहीं है बेटे। हाँ, आगे बढ़ो। जो भी पॉलिसी हो। 10th क्लास में मेरी इंग्लिश ठीक हो गई। एक टीचर ने मुझे, हमारे यहाँ होता क्या था कि रटने की परंपरा थी इंग्लिश को भी, भाषा को भी।
तो पेरेंट्स हिंदी के थे तो हिंदी तो अपने आप अच्छी हो गई थी जी। इंग्लिश में हम स्कूल में जब जाते थे तो टीचर आंसर लिखवाते थे, रटना होता था, रोज टेस्ट होता था, जो टेस्ट में पास नहीं होगा मुर्गा बनता था रोज, ये परंपरा थी। तो हम तो उस मतलब वर्ग वाले थे जो सीधे आके बिना टेस्ट दिए मुर्गा बन जाते थे कि औपचारिकता क्यों करें जब परिणाम वो होना ही है तो फिर सीधे उसी पे चलते हैं। तो 3-4 लोग हमारे क्लास में थे इंक्लूडिंग में जो सीधे दूसरा स्टेप लेते थे। 10th में एक टीचर ने पहली बार समझाया कि अंग्रेजी एक भाषा है और भाषा के कुछ एक तमीज़ होती है, कायदे होते हैं। तो जब ग्रामर पहली बार थोड़ी सी समझ में आई, इतना सा, मतलब हंसी आएगी आपको, मुझे पहली बार 10वीं में ये समझ में आया कि भूतकाल बनाना हो तो सेकंड टेंस यूज़ करनी है। ये पहला टर्निंग पॉइंट था। तो मैंने कहा कि राम वेंट, बोले वेरी गुड, इससे मेरा राम चला गया। मुझे पहली बार समझ में आया कि ये तो बड़ा आसान है, ये तो कुछ खास बात नहीं है। तो मैंने 1-2 आंसर लिखे, निबंध लिखे, सारे भूतकाल में लिख दिए। तब उन टीचर ने, उनका नाम अजीत था, अजीत जी हम बोलते थे, और मतलब वो प्रसिद्ध थे, शीशम के डंडे से पीटा करते थे, पर मुझे उन्होंने पीटा नहीं, उन्होंने मुझे नहीं मारा कभी। स्कूल में टीचर्स की पहचान डंडे से भी होती थी कि किसके पास छड़ी है गुलाब वाली, कांटे वाली है, किसके पास शीशम का डंडा है, किसके गुड़हल हमारे यहाँ नहीं चलता, हमारे यहाँ तो बहुत। हाँ, गुलाब, शीशम, ये सब होता था हमारे यहाँ। कुछ लोग चौक उंगली में दबाया करते थे, कुछ पीछे स्केल से मारा करते थे, डस्टर भी मारते थे, कुछ यहाँ पर चूंटी काटते थे बगल में। हाँ, तो वो फॉर्म्स ऑफ टॉर्चर। नहीं ठीक है, लेकिन हमें उसका अफसोस नहीं है बिल्कुल भी। हमें लगता है कि हम जैसों के लिए बहुत ज़रूरी भी था उस समय, वो कोई अफसोस नहीं है उसको लेके। तो नॉस्टैल्जिया फील करते हैं अब तो। मतलब हमें ये पता है कि उन टीचर्स की इंटेंशन हमारा अहित करना नहीं थी, उनको उनकी समझ थी कि बिना इसके ठीक नहीं होंगे। हो सकता है कि उस माहौल में शायद उसके बिना ठीक होते भी नहीं, मुझे नहीं पता। माहौल का भी है ना, जैसे अमेरिका में मेरे बड़े भैया रहते हैं तो वहाँ बच्चों को नहीं मारा जाता, वहाँ बच्चे ठीक ही बिहेव करते हैं। यहाँ मारते हैं तो यहाँ भी ठीक बिहेव कर रहे हैं। तो कई बार उस माहौल में एक्सपेक्टेशंस लोकल सॉल्यूशन। जैसे वहाँ पनिशमेंट क्या होती है कि आपको 1 घंटे तक स्टाफ रूम में जाके बैठना है, ये पनिशमेंट है, और आपसे 1 घंटे तक कोई बात नहीं करेगा, 1 घंटा दीवार की तरफ खड़े होकर देखना है। अब ये पनिशमेंट हमारे यहाँ तो इसको तो मौज कहेंगे, फिर ये तो पनिशमेंट हुई नहीं है। तो जैसे हमें जब स्कूल में टीचर स्कूल से निकालते थे क्लास से बाहर कि जाओ क्लास से निकल जाओ, अब बाकी बच्चे जलने लगते थे, हमें खुशी हो रही है, अब क्लास में बैठना टॉर्चर है, क्लास के बाहर निकाल दिया तो वरदान हुआ। फिर उनको समझ में क्लास से निकालना ठीक नहीं है, क्लास के अंदर टॉर्चर करना ठीक है। तो बेंच पे खड़े हो जाओ, डेस्क पे खड़े हो जाओ, मुर्गा बन जाओ, डंडे से पीटो, ये सब होता था। सबके साथ होता था, ऐसा नहीं सिर्फ मेरे साथ होता था, कुछ अच्छे बच्चों को छोड़ के बाकी सबके साथ होता था। तो ये स्कूलिंग में जब इंग्लिश पहली बार समझ में आई तो उन्होंने कहा कि बेटा सिर्फ पास्ट टेंस नहीं होता, फ्यूचर भी होता है, प्रेजेंट भी होता है। इतना सा बताया कि प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म लगा दो, फ्यूचर में विल शेल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा दो, इतना ही करना है। 7-8 दिन लगते लगते 12 टेंस समझ में आ गए, और समझ में आ गए तो बात खत्म हो गई। 9th क्लास में मेरे पेरेंट्स की राय ये थी कि मैं 10th में इंग्लिश में पास होऊंगा या नहीं पता नहीं, क्योंकि उसमें स्कूल का नहीं चलता है कुछ भी हो, तो बोर्ड का एग्जाम है, लेकिन बाकी सभी में डिस्टिंक्शन आ जाएगी। डिस्टिंक्शन का मतलब 75, उस समय वो बहुत बड़ी बात थी 75। अब तो भंडारा चल रहा है CBSE में, लेकिन उस समय तो बड़ा मुश्किल हुआ करता था। इंटरेस्टिंग बात है, मेरी 10th की मार्कशीट में मेरी डिस्टिंक्शन केवल इंग्लिश में है सिर्फ इंग्लिश में है, 77। हिंदी तक में नहीं आ पाई क्योंकि उस साल मार्किंग बहुत टफ हुई, 72 हिंदी में रहे। उससे मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने 11th-12th इंग्लिश मीडियम से किया, हिस्ट्री ऑनर्स इंग्लिश मीडियम से किया। फिर मैंने बाद में MS सोशियोलॉजी, MA मास कॉम, LLB, मैनेजमेंट सब इंग्लिश से पढ़ा। आज मुझे कुछ भी रिसर्च करनी हो, मेरी पहली भाषा इंग्लिश होती है रिसर्च करने के लिए। तो तब से मुझे लगता है कि अंग्रेजी सीखना कोई रॉकेट साइंस थोड़ा है, आसान सी चीज़ है, कोई भी सीख सकता है, भाषा ही तो है, ऐसा क्या है उसमें। तो MA हिंदी इसलिए लिया क्योंकि हिंदी पे मेरी पकड़ बहुत अच्छी थी, लेकिन उस समय तक इंग्लिश मेरी काफ़ी अच्छी थी। मैं ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम से कर चुका था, इंग्लिश में 1-2 डिबेट्स भी बोल चुका था, एक आध डर लगता था, लेकिन 1-2 बार लगा कि प्राइस ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं मिलेगा। गए तो बाई चांस वहाँ भी एक प्राइज़ मिलेगा, चौथा तीसरा कोई थर्ड या
थर्ड के बाद कंसोलेशन प्राइज हुआ करता था, सांत्वना पुरस्कार। तो वैसा कुछ मिला, SRCC में शायद डिबेट थी एक। MA हिंदी इसलिए किया कि अब मुझे लग गया था कि मैं सेल्समैन तो नहीं बनना चाहता हूँ जिंदगी में, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब अपना उद्यम कर चुका था, आजकल स्टार्टअप कह के बड़ा हाइप मचा देते हैं, तो स्टार्टअप मेरा सक्सेसफुल चल रहा था उस समय, प्रिंटिंग वाला। हाँ, पर ये था कि इनकम अच्छी थी, शायद किसी भी क्लास 1 जॉब से ज़्यादा इनकम उस समय स्टार्टअप से थी मुझे, मतलब हम 2 भाइयों को। पर ये फीलिंग नहीं आ रही थी कि यही करने के लिए जन्म हुआ है, इससे कुछ बेहतर होना चाहिए। तो मुझे समझ में आया कि अब 2 ऑप्शंस मेरे पास हैं। पॉलिटिक्स तब तक थोड़ा सा बैक स्टेज जाने लगा था कि वो उतना शायद आसान नहीं होगा। तो ये हुआ कि सिविल सर्विसेज, और नहीं तो फिर हिंदी में प्रोफेसर। और हिस्ट्री में मैं कॉन्फिडेंट नहीं था क्योंकि मैंने ठीक से पढ़ा नहीं था, मुझे बहुत गहरी रुचि उसमें थी नहीं उस समय। अब है बहुत रुचि, उस समय नहीं थी। तो मैंने MA हिंदी लिया ज़ाकिर हुसैन इवनिंग में, और MA हिंदी में मैं जो पहले साल में मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में 2nd रैंक पे आया। अच्छा, यूनिवर्सिटी टॉपर। हाँ, 2nd टॉपर, 62.5% मार्क्स है, जो कि मतलब ठीक थे, DU में काफ़ी अच्छे थे। उस कॉलेज में डॉक्टर सुधीश पचौरी पढ़ाया करते थे, ज़ाकिर हुसैन इवनिंग में कमल किशोर गोयनका पढ़ाया करते थे, अच्छे प्रोफेसर से। हालांकि मैं क्लास में नहीं जाता था, लेकिन थे कॉलेज में वो भी, और मैं भी उस कॉलेज में था। मैं काम करता था, मैं मतलब सारे काम धंधे चल रहे थे, कैसे जाता, अपने यहाँ पढ़ के नोट्स वगैरह मैनेज करके हुआ। फिर मैंने हिंदू कॉलेज में माइग्रेशन लिया 2nd ईयर में। MA फाइनल मैंने हिंदू से किया है। MA किसी कॉलेज से करना नहीं होता दरअसल, MA में सिर्फ एफिलिएशन होता है DU में, कि आपका अटेंडेंस वहाँ, अटेंडेंस क्या मतलब एडमिशन वहाँ है, फ़ी वहाँ डिपॉजिट होगी, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए आप वहाँ जा सकते हैं, ट्यूटोरियल्स के लिए। तो MA फाइनल में मैं रह रहा था DU में ही, संकल्प के हॉस्टल में। MA फाइनल में मैं लगभग गोल्ड मेडलिस्ट होते होते रह गया, क्योंकि वो रिवैल्यूएशन में मैं 2nd पे हो गया था। वैसे 65% मार्क्स मेरे ओवरऑल MA में रहे। और मैं सीरियस इतना हो गया था कि जब MA फाइनल में था, UGC नेट JRF का एग्ज़ाम आया, तो मैंने फॉर्म नहीं भरने का फैसला किया था। मेरी एक सीनियर थी, आप उनको जानते होंगे, प्रोफेसर रमेश उपाध्याय की बेटी प्रज्ञा उपाध्याय, वो मेरी 1 साल सीनियर थी, अभी शायद KMC में पढ़ाती हैं वो। उन्होंने मुझे डांट के कहा कि एग्ज़ाम देना चाहिए UGC का। मुझे लग रहा था कि मेरी पढ़ाई उतनी है नहीं अभी कि मैं कैसे निकाल पाऊँगा। तो जब उन्होंने डांटा और ये कहा कि, मैंने कहा दीदी फॉर्म भरने में 200 रुपये लगते हैं, मेरा इससे ना 10 दिन का खर्चा निकल जाता है हॉस्टल में। तो जब उन्होंने डांट के कहा कि ठीक है मैं फॉर्म भर देती हूँ, तो शर्मिंदगी हुई। मैंने कहा इतना भी बेशर्म होना ठीक नहीं। तो फिर मैंने खुद ही फॉर्म भरा, और मेरा JRF हो गया उसी समय, MA फाइनल में ही हो गया। तो बड़ा रिलीफ था कि अब मुझे हर महीने 2,500 रुपये मिलेंगे। उस समय महीने का खर्चा 1,000 रुपये के आसपास हो चुका था, उस समय तक 1,000-1,200 के आसपास। अब 2,500 तो लगता था कि विजय माल्या हो गए, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो इतना पैसा आ गया। तो मुझे लगा कि अब मैं सुकून से तैयारी कर पाऊंगा IAS की। फैमिली कंडीशंस ठीक थी, बहुत अच्छी नहीं थी, तो ये तय था कि मैं जो पैसा आएगा वो घर पे भेजूंगा, अपना काम डिबेटिंग से चलाता रहूँगा। मेरी घर की जिम्मेदारी उस समय खत्म हो गई थी लगभग। तो MA फाइनल हुआ। MA फाइनल मेरा हो गया था, मतलब मैंने 16.5 में DU ज्वाइन किया। 17 से कम में अलाउड नहीं DU में, तो एक स्पेशल परमिशन VC से मिलती है जो 1 साल तक की हो सकती है, उसके तहत एडमिशन हुआ था। 19.5 में ग्रेजुएशन हुआ, 21.5 में हो गया। तो MA के बाद मैंने सोचा कि अब IAS का एग्ज़ाम देना चाहिए। तो MA 95 में हुआ, 96 में मैंने पहला अटैम्प्ट दिया, जब मैं लगभग 22 साल का था। और ये था कि उस समय 2 विषय होते थे, तय हुआ कि हिस्ट्री प्रीलिम्स में रखूँगा, हिस्ट्री और हिंदी मेंस में रखूँगा। हिंदी के लिए बल्कि मैंने कुछ क्लासेस की, हिंदू कॉलेज के हमारे टीचर हैं प्रोफेसर रामेश्वर राय, उनसे मैंने पढ़ा उस समय। वो बड़े बहुत चर्चित लेजेंडरी टीचर हैं। लेजेंडरी है, मतलब पहली बार मैंने ज़िंदगी में समझा कि अध्ययन का स्तर क्या होना चाहिए। मतलब मैं MA टॉप कर चुका था, पर मुझे हिंदी उतनी नहीं आती थी, मतलब उतनी क्या, ठीक से नहीं आती थी। उनसे पढ़ा तो मुझे पहली बार समझ में आया कि साहित्य का क्या स्तर होना चाहिए जी। फिर हिस्ट्री से फॉर्म भर दिया पहले अटेम्प्ट का। था मैं खिलाड़ी किस्म का व्यक्ति, मतलब बहुत प्रयोग करता था ज़िंदगी में।
फॉर्म भर चुका था, उसके बाद बाई चांस एक दिन सोशियोलॉजी की किताब हाथ लग गई किसी की, ऐसे ही पलट रहा था, मैंने कहा तो बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। फिर मैंने कहा इसी से एग्जाम देंगे हम। तो मुझे कई लोगों ने समझाया कि इसी को शास्त्र में गधापन कहा गया है, लेकिन पर मैंने कहा नहीं, अब हिस्ट्री में पढ़ रहा था उस समय एग्जाम के लिए, पर उतना आनंद नहीं आ रहा था पढ़ने में। तो मैंने दूसरा फॉर्म भरा यूपीएससी में। तब फॉर्म भरने की मियाद थी उस समय, एक महीना, उसी समय की बात है। तो 96 के अटेम्प्ट में मेरे 2 फॉर्म भरे गए थे। दूसरा सोशियोलॉजी से भरा, और फॉर्म भरने और एग्जाम के बीच में गैप मेरे ख्याल से 4-5 महीने का होता था उस समय, अब भी शायद इतना ही होता होगा। उसको मैंने ठीक से पढ़ा वो विषय। किसी ने बताया कि उसमें इंग्लिश में एक बड़ी अच्छी बुक है हेरलोम्बस की, वो पढ़ो। वो पढ़ी तो मुझे लगा कि ये नहीं पढ़ता तो जिंदा होने का फायदा क्या था, इतना अच्छा सब्जेक्ट लगा। अच्छा। हाँ, हिंदी की बुक्स पढ़ी, हिंदी में बुक्स उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इंग्लिश में अच्छी बुक्स थी, पढ़ लिया सारा। उस समय जनरल स्टडीज बिना पढ़े भी काम चल सकता था यदि आपका ऑप्शनल बहुत अच्छा हो प्रीलिम्स में। मैं उसी अप्रोच पे काम कर रहा था। प्रीलिम्स के दोनों मेरे रोल नंबर आ गए थे, क्योंकि यूपीएससी उस समय मैनुअल काम करती थी, तो नियम ये था कि अगर आप 2 फॉर्म भरेंगे तो बाद वाला फॉर्म ठीक माना जाएगा। लेकिन उतना कोई ध्यान देता नहीं था, और मेरा बाद वाला सोशियोलॉजी का था भी वैसे भी। तो फिर एग्जाम से 7 दिन पहले मैंने डिसाइड किया कि इस साल छोड़ देता हूं। तब तक मेरा अफेयर शुरू हो चुका था, वो भी साथ साथ चल रहा था। तो मेरी जो अब पत्नी है, उस समय हम लोग अफेयर में थे। करुणा मैम। हाँ, मुझसे ज्यादा मेरे घर पे उनकी बात होती थी उस समय। आपके घर पे? हाँ, वो रोज बात करती थी। मैं तो लड़के कैसे करते हैं आपको पता ही है, हफ्ते में एक आध बार दुआ सलाम हो गया तो हो गया। तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को समझाया कि ये ना तैयारी ठीक है, डर रहे हैं। तो फिर मेरे पिताजी बहुत ही लिबरल किस्म के आदमी रहे, इतने लिबरल कि जिस दिन मैंने कहा कि मैं रिजाइन करना चाह रहा हूं, उन्होंने 1 सेकंड में बोला कर दो। इतने लिबरल रहे हैं। जिस दिन मैंने पहली बार कहा कि मुझे किसी से प्रेम है, क्या करना चाहिए, मेरे बड़े भाई की शादी नहीं हुई थी, मेरी शादी पहले हुई थी उनसे, तो इतने लिबरल हैं कि उन्होंने ये कहा कि बात कर लेते हैं, ना हो तो ले आना, देख लेंगे। उस तरह के आदमी हैं, मतलब उस तरह का सपोर्ट सिस्टम उनकी तरफ से हमेशा रहता था मुझे। ईश्वर सबको। हाँ, क्या कह रहे हैं विनोद जी? मैं कह रहा था कि ईश्वर सबको आपके जैसे पापा थे। मेरे आप जैसे नहीं, मेरे दर्शक पापा समझ जैसे गए थे। होंगे कि अभिनव जी भी तमाम विघ्न बाधाओं से घिरे हैं। दर्द बाहर आया है जी। इस पर आएंगे, क्योंकि सर के सीवी में जो तमाम चीजें हैं उसमें एक ये है कि ये मतलब लोगों ने हमसे, किसी ने मजाक में कहा कि अगर ये सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थियों के टीचर और कोच और गाइड नहीं होते तो ये एक बहुत सफल मैरिज ब्यूरो चला रहे होते। प्रेम विवाह कराने में हर तरह के झंझटों से पार इनकी महारत हासिल है, ऐसा मुझे बताया गया। जी प्लीज। तो तरुणा जी भी तैयारी कर रही थी, सहपाठी हाँ, थी पर आपकी? उनका वो मेरे साल जूनियर थे डीयू में ही। डिबेटिंग सर्कल में मिलना हमारा हुआ था, तो वो तैयारी कर रही थी, लेकिन उतना सीरियस तैयारी को लेकर नहीं थी, उतना इंटरेस्ट नहीं था उनका। तो फिर पिताजी ने धमकाया फोन पे। उन्होंने ये कहा कि मतलब मेरी इच्छा है कि तुम एग्जाम दे दो। मैंने कहा मेरी तैयारी कम है। बोले क्या होगा, नहीं होगा, तब भी दे दो, ये मान लो कि मैं पहली बार कोई आदेश दे रहा हूं, दे दो। तो फिर तो कुछ कहने को बचा नहीं था। एग्जाम दिया, बाई चांस प्रीलिम्स हो गया। मेंस में मुझे कॉन्फिडेंस था, तो मेंस भी हो गया, इंटरव्यू भी हो गया, सिलेक्शन भी हो गया पहली बार में। कॉन्फिडेंस इतना चरम था कि इंटरव्यू और रिजल्ट के बीच में शादी भी कर ली हम लोगों ने। हाँ, 26 मई 1997 को शादी हुई हमारी। अभी 25 साल हुए हैं इसी साल 2022 में ही। हाँ। तो 26 मई 1997 को शादी हुई, 4 जून 1998 को रिजल्ट आया, 384 रैंक आया। मुझे उम्मीद थी कि मैं पहले 20 में आ जाऊंगा। अच्छा, आपको लग रहा कॉन्फिडेंस मुझे बहुत ज्यादा हमेशा से रहता था, अब ठीक हो गया है। पहले थोड़ा ज्यादा रहता था, ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए। कई बार क्या होता है, जब तक हमें पता नहीं होता कि दुनिया में और भी लोग हैं, तब तक आदमी उछलता ही है। जब दुनिया की समझ ठीक से होती है, फिर पता लगता है कि सबके कंपैरिजन में हम उतने ही हैं जितने बाकी लोग भी हैं। पर सिलेक्शन होना पहले अटेम्प्ट में डीयू में बड़ी बात थी उस समय। देश में भी बड़ी बात है, पहले अटेम्प्ट में फोड़ना। हाँ हाँ।
384 रैंक। 384 रैंक था। कौन और सी क्योंकि सर्विस बहुत मिली? लोग आरोप लगाते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ, तो उसका रोल नंबर भी आप बोल दीजिएगा। 97484 रोल नंबर था मेरा उस साल 1996। वो पहले अटेम्प्ट का रोल नंबर कैसे भूलेगा आदमी, आज तक याद है मुझे। सोशियोलॉजी पीपल गूगल अबाउट इट, मतलब जो हमारे पास ये पोथी रखी है रिसर्च की, उधर भी गूगल पे जो अधिकांश बातें हैं वो गलत हैं। जैसे डेट ऑफ बर्थ को लेके गलत है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 1973 है, लेकिन किसी ने 1976 बता दिया। अब 6 बता दिया तो फिर लोग कहते हैं कि 1996 में हो कैसे गया, तो 20 साल के थे, एग्जाम कैसे देंगे। और मैं जिस परिवार से हूँ वहाँ डेट ऑफ बर्थ एक ही होती है, 2 नहीं होती है हमारी date of birth, एक ही। इधर नहीं, इनकी मिस्टेक नहीं होगी। हाँ नहीं इनकी नहीं, इन्होंने जब हमको बताया तो हमने कहा आ रहे हैं, तुम जितने भी तरह की बातें सब लिख डालो कागज पे, सब पूछ लेंगे। हाँ सर वो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 दिसंबर 1973। हाँ, वो सर 76 बोलो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सर। रिलेटेड सर वो 76 है उस, और उसी नहीं हिसाब है नहीं 73 है। हर जगह जहाँ भी है। इंटरनेट पर। मुझे नहीं पता क्यों ऐसी भ्रांति पापा फैली। मम्मी आपके प्रोफेसर बताया जाता वो भी है। झूठ, अरे वो भी इसको झूठ। क्या इतनी सफाई नहीं देनी, यू डिड अ गुड जॉब। दरअसल इन्होंने ठीक किया, क्योंकि वो वीडियो मेरे पास भी किसी ने भेजे। एक जैसे कुमार श्याम नाम से एक चैनल है, उन्होंने एक कुछ जीवनी पता नहीं क्या नाम से वीडियो बनाया था। राजस्थान का एक लड़का है, वो बायोग्राफी बनाते हैं, राजस्थान का लड़का बायोग्राफी बनाता है। मतलब वो उस पे वीडियोस बनाते हैं, अलग अलग मीडिया पर्सन। हाँ, तो किसी ने मुझे मैं भेजा। अपने एक दोस्त की बिटिया को गोद लिए था, वो इंटरनेट पे बताता है कि वो मेरी बेटी है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बच्ची गोद लिया तो बधाइयाँ आनी शुरू हो गई कि अब एक और। तो वो तो होता ही है। तो कई ऐसे वीडियोस हैं, विकिपीडिया पर तो नहीं, शायद गूगल में कहीं कहीं सच में ऐसा लिखा है। अब मैं थोड़ा संकोची किस्म का आदमी, मैं पहली बार जिंदगी में पर्सनल लाइफ पे बात कर रहा हूँ इस तरह से। वी आर ग्रेटफुल सर। पहले 2-3 चैनल्स की तरफ से मुझे निवेदन आया था, पर मैं संकोच में मैंने ये कहा कि देखो, मैं ना जो प्राइवेट है पर्सनल बताना नहीं चाहता हूँ, बाकी में आपको रुचि नहीं होगी तो फिर कुछ मतलब है नहीं उसका। आपसे संबंध इतना अच्छा है कि मेरी इच्छा थी कि पहली बार कहीं बताऊं तो यहीं बताऊं, इसलिए थैंक यू। सौरभ और मैं पुराने परिचित हैं, लेकिन ऐसे नहीं जैसे कल शायद किसी ने बोला कि अब कॉलेज लाइफ में आप दोनों कैसे थे बताइए। तो हम कभी कॉलेज फ्रेंड्स नहीं रहे हम लोग कभी। और मेरे ख्याल से हमारी ये जिंदगी में 5वीं मुलाकात है, 4-5वीं मुलाकात जी, है। हम इतना ही। एक दफा शुभ्राष्टा और रजत की हाँ, शादी में पहली मिले थे। मर्तबा मिले, दूसरी बार राजेंद्र पेंसिया की शादी में मिले, तीसरी बार एक बार जाकिर हुसैन कॉलेज में एक डिबेट कंपटीशन। अच्छा हाँ, वो मिला के 6 हो जाएगा शायद, 3 हो गए। और हाँ। नहीं 3, और एक बार घर पे मिले 4 एक और बस, था। और ये 5वीं है। नहीं, एक और है। सबसे पहले हम मिले थे ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर में एक बुक लॉन्च पे। उसमें पहली बार मैं आपसे मिला उस दिन, और कई लोगों से मिला पहली बार, क्योंकि मैं मुखर्जी नगर के कुएं में रहता हूँ, उससे बाहर बहुत कम निकलता हूँ, बहुत ही कम निकलता हूँ। तो मेरा सोशल सर्कल 0 के आसपास रहता है। तो उस दिन पहली बार हमारा मिलना हुआ था। और उस दिन आपने एक बड़ी रोचक बात कही थी मुझे कि सर, मैंने कल रात को सपना देखा कि आप मुझे मैथ्स पढ़ा रहे हैं सपने में। ये हमारी पहली मुलाकात आप भूल गए हैं। लेकिन आप मैथ्स पढ़ा दीजिए, क्योंकि मुझे वो, जैसे आपको इंग्लिश का सपना आता होगा शायद कभी कभी, मुझे मैथ्स का सपना अभी भी आता है। और मेरी ये तमन्ना है कि मैं मेरी भी है। सबैटिकल लेके और RS अग्रवाल RD शर्मा RS अग्रवाल में बैठ के सॉल्व कर नहीं, मेरी भी इच्छा है। मतलब मुझे मैथ्स एकेडमिकली उतना नहीं आता, लेकिन मैथ्स की इंट्यूशन और रीजनिंग मेरी अच्छी है। मतलब मैथ में बहुत जल्दी सीख सकता हूँ। तो मैंने एक टीचर से बात की हुई है कि जब भी मौका मिलेगा 2-3 महीने मैं सीखूंगा मैथ्स सारा। मुझे मैथ्स पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, आता नहीं है उतना अभी। मैं तो उस भय से मुक्त होना चाहता हूँ। नहीं, मुझे भय एकदम नहीं है, बहुत आसान लगता है, रोचक लगता है। बस जिस समय पढ़ना था उस समय पढ़ने का मन नहीं हुआ, इतनी बात है, इसलिए नहीं पढ़ा। तो फिर पहला अटेम्प्ट दिया, सिलेक्शन हुआ। कौन सी सर्विस और मिली थी? जब उस समय क्या था कि मैं जनरल से था, 4 अटेम्प्ट होते थे उस समय। जी। उस समय IAS IPS की सीट्स बहुत कम थी। IAS की कुल 56 सीटें थी, IPS की कुल 36 सीटें थी। रिजर्वेशन हटाने के बाद पहले 70-80 रैंक के बाद IAS IPS नहीं मिलता था। IRS बहुत कम था उस समय, क्योंकि GST वगैरह वो जो सर्विस टैक्स है उसके बाद पॉपुलर हुआ तो सीट्स बढ़ी। आजकल तो ये हालत है कि आप अगर जनरल में 220 रैंक पे तो IPS बन जाते हैं। उस समय तो 60 के बाद IPS भी नहीं बनते थे। उस समय एक सर्विस थी जो सिविल सर्विसेज में थी, जो अब सिविल सर्विस से अलग हो गई है। CISF में असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट थी। जी जी। मुझे वो ऑफर हुई थी। तो मुझे वो ऑफर हुई कि आप CISF में असिस्टेंट कमांडेंट
अच्छा, तब वो सीपीएफ अलग नहीं होता था, इसी में मर्ज रहता तब बाकी सीपीएफ अलग होता था, सिर्फ ये सीआईएसएफ सिविल सर्विसेज में था, सीआरपीएफ बीएसएफ वो सब अलग होता था एक साथ। लेकिन उसमें एक पेज था कि मैं मेडिकली उसके लिए अनफिट था, नॉक नी और पार्शियली फ्लैट फुट की बात उसमें थी। तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप चाहते हैं कि आप मेडिकल बोर्ड बैठे रिव्यू करने के लिए तो आप 7 दिन में रिव्यू कर दीजिए, मेडिकल बोर्ड चेक करेगा, नहीं तो हम आपको केंद्रीय सचिवालय सेवा सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, वो भी अब सर्विस खत्म हो गई है, अब नहीं आती है, वो देंगे। नॉक नहीं, मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम मुझे उतनी नहीं थी। गलती ये हुई कि जब मेडिकल हुआ मुझे किसी ने बता दिया कि घुटने मिलेंगे तो ही पास हो गए, तो मैं बहुत जोर से मिलाने में लगा रहा, तो मुझे मतलब टच होते हैं लेकिन ऐसा पूरी नहीं है, ताकत लगा के एकदम कोई मतलब मुझे लगा कि फेल ना हो, जो मैंने और जोर से भिड़ा दिए घुटने। उन्होंने एक दो बार पूछा भी कितना टच होता है, मैंने कहा मतलब मैं तो कॉन्फिडेंस से बोल रहा था, मैं तो और कॉन्फिडेंस में था कि देखो एकदम टच हो रहा है। तो फिर मैंने एक डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा कि आपकी जो प्रॉब्लम है अगर आप मेडिकल बोर्ड बिठाएंगे तो 50% चांसेस हैं कि आप फ्री हो जाएंगे इससे, तो कुछ दिनों तक दोनों पैरों के बीच में तकिया रख के सो और कुछ और उपाय बताए जिससे थोड़ा सा गैप हो जाएगा। फिर मैंने सबसे पूछा कि मेरी रुचि सीएएसएफ में थी नहीं उतनी, तो जब फिर से एग्ज़ाम देना ही है प्रॉपर आईएएस बनने के लिए तो फिर ज़्यादा अच्छा है कि मैं वो सर्विस चुनूं जो मुझे पढ़ाई का मौका दे। तो पता लगा कि सीएसएस में ज्वाइनिंग 6 महीने से 12 महीने बाद होती है, केंद्रीय सचिवालय से। हाँ, 1 साल तो एक्सटेंशन वैसे ही मिल जाता था, आजकल भी मिल जाता है, उसमें और चांस मिल जाएगा। तो मुझे लगा कि 1 या 2 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे तो मैं उसके बाद ज्वाइन कर लूँगा, तो पढ़ाई कर लेता हूँ। तो मैंने मेडिकल बोर्ड के लिए अप्लाई नहीं किया और सीएसएस, उससे मुझे होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर मिला, मैं होम मिनिस्ट्री में रहा हूँ कुछ महीने। ये बात 97 के रिजल्ट की है। 97 में शादी भी हो गई थी और मतलब आर्थिक जिम्मेदारियाँ भी होती ही हैं हम लोगों पे ही। जेआरएफ मिल रहा था, लेकिन जेआरएफ भी उस समय शायद ब्रेक हुआ था, एमफिल पूरा हो गया था, पीएचडी का प्रोसेस चल रहा था रजिस्ट्रेशन का उस समय। तो फिर वो अटेम्प्ट मैंने फरीदाबाद में घर पे रह के ही दिया। दूसरा मेरा अकेला अटेम्प्ट है जिस साल मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, वो सेकेंड अटेम्प्ट से, मैं उस साल मेंस में कुछ नंबर से रह गया। और दोनों साल मेरे रिजल्ट ख़राब होने का, मतलब पहले साल अच्छा रैंक ना आने की बजाय और दूसरे साल मेंस ना होने की बजाय दूसरा विषय सोशियोलॉजी था, उसमें नंबर काफ़ी कम थे। जबकि मेरी समझ है कि मैं उसमें हिंदी साहित्य से ज़्यादा अच्छी पकड़ रखता हूँ और उससे अच्छी फ़िलोसफी में, मेरा वो पहली मोहब्बत फ़िलोसफी है, वो मैंने बाद में पढ़ा उसके बाद। पर नंबर नहीं आए यूपीएससी में, पता नहीं क्यों नहीं आए। तो हो सकता है कोई कमी मुझ में हो, कोई विषय में हो, एग्जामिनर्स, क्योंकि सोशियोलॉजी हिंदी माध्यम में उस समय बहुत पॉपुलर नहीं था, इंग्लिश में तो था, हिंदी में बहुत कम लोग लिखते थे, तो हो सकता है वो फैक्टर रहा हो। जब दूसरी बार नहीं हुआ तो वो बड़ा दिल टूटने वाली बात होगी। पहली बार में आपका सिलेक्शन हो जाए तो हर जगह आप जहाँ जा रहे हैं लोग ऑटोग्राफ लेने के मूड में आते थे। सेकंड में मेंस ना हो तो फिर लोग बात करने से बचते थे कि तो सब बर्बाद हो गया। फिर हम लोगों ने दिल्ली शिफ्ट किया, डीयू के पास एक फ्लैट रेंट पे लिया। उस फ्लैट का रेंट था 2800 रुपये और जेआरएफ उस समय एसआरएफ हो गया था तो 3450 रुपये मिलते थे, तो 650 रुपये बचते थे, गृहस्थी उसी में चलती थी हमारी। तो फिर बड़े भैया, केंद्रीय सचिवालय की नौकरी आपने छोड़ ही दी थी? अभी ज्वाइन नहीं किया था। अच्छा, उसकी ज्वाइनिंग बाद में होनी थी ना। हाँ। इस बीच में मैं डीयू में महाराजा अग्रसेन कॉलेज में 3 महीने पढ़ा चुका था। सेकेंड अटेम्प्ट जब मैं दे रहा था उस समय जॉब भी कर रहा था साथ में। फरीदाबाद से रोज़ मयूर विहार आता था, कॉलेज में पढ़ाता था, फिर घर जाके पढ़ता था, तो ये उस समय चल रहा था। थर्ड अटेम्प्ट के समय फिर मैं दिल्ली आया, यहाँ रहना शुरू किया। पीएचडी चल रही थी साथ में तैयारी। पीएचडी डीयू से? डीयू से ही मैंने सब कुछ डीयू से किया, मतलब 1990 से 2000 तक हिंदी विभाग डीयू में। प्रोफेसर रमेश गौतम मेरे गाइड थे, एमफिल में भी पीएचडी में भी। पीएचडी मेरा पोस्ट मॉडर्निज्म पे था, उस समय नया कंसेप्ट था। तो थर्ड अटेम्प्ट में मैंने फिलोसफी विषय चुन लिया था क्योंकि सोशियोलॉजी से मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था। चुन तो लिया लेकिन पढ़ाई करने का उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था, मतलब फेलोशिप भी है, पीएचडी भी। हालांकि मेरे गाइड बहुत कोऑपरेटिव थे, तब भी शादी भी थी तो फैमिली से भी कभी कोई आ गया, कभी हमें जाना हुआ, जबकि पूरी सपोर्ट मिलती थी मुझे हर तरह से।
तीसरी बार में भी मैं इंटरव्यू दिया लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर डीएवी कॉलेज में पढ़ाया 4 महीने, पीजीडीएवी में, आश्रम पे जो है। तब तक इस नौकरी की ज्वाइनिंग का समय आ गया। 99 में ज्वाइनिंग का समय आया। मैं मन बना चुका था कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, ये वाली सिविल सर्विसेज वाली। मेरी बात से मेरे घर में सब सहमत भी थे, पत्नी भी, पिता भी, जबकि मैं उस वक्त बेरोजगार था, ऐसा कुछ नहीं था मेरे हाथ में, लेकिन तब भी वो सब सहमत थे कि वही करो जो करने का मन हो, जबरदस्ती क्यों नौकरी करो। और मैं सिविल सर्विसेज को लेके ऐसा आग्रह था भी नहीं। हरियाणा में मैं जहाँ था वहाँ कोई ऐसा शौक भी नहीं था। मतलब बिहार, उत्तर प्रदेश में जो एक शौक होता है सिविल सेवाओं का, वो हमारे राज्य में नहीं था। तो मैं तो समझाना पड़ता था आधे घंटे में कि मैंने क्या कर लिया है। लोग समझते ही नहीं थे क्या कर लिया, बड़ी मुश्किल से समझाते थे कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैंने सबको मना लिया कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। सब मान गया, ठीक है ज्वाइन मत करो। जिस दिन ज्वाइन करना था उस दिन मैं नहीं गया ज्वाइन करने के लिए। ये बात मेरे ख्याल से 1 जून 1999 की है। सब सहमति थी। मैं पीएचडी पे काम कर रहा था, थीसिस लिख रहा था अपना उस समय, क्योंकि पीएचडी मेरा 97 में शुरू हुआ था। जिस दिन 2 साल हुए मैंने उसी दिन सबमिट कर दिया था, ठीक 2 साल होते ही। तो मैं उस समय पीएचडी थीसिस पे काम कर रहा था अपना। मेरा एक दोस्त है, IRTS है, उसी साल सिलेक्ट हुआ था, मतलब मेरे से अगले साल, और उसने ज्वाइन किया था। IRTS रेलवे ट्रैफिक सर्विस है, नहीं वो रेलवे की काफ़ी अच्छी सर्विस है। अब शाम को वो घर पे आया बधाई देने के लिए कि उसको लगा मैंने ज्वाइन कर लिया होगा, मैंने नहीं किया था। तो उसने मेरे घर में सबको, पत्नी को, मेरे पिताजी को, मेरी मदर इन लॉ थी, उनको सबको ये समझा दिया कि